अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट वीकली अपडेट में आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम। और मेरे साथ है खुरम हुसैन, एडिटर प्रॉफिट मैगजीन। सर, आपके वक्त का बहुत ज्यादा शुक्रिया। पहला सवाल होना तो असूलन पेट्रोल का चाहिए था, क्योंकि उससे सब असरअंदाज हो रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि मेरा प्रोग्राम करने का फलसफा ये है कि पहले जाती नौयत के मसाइल हल कर लो। मुल्क गिर और आफाकी नौयत के मसाइल फिर कभी देख लेंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, परसों मेरे साथ एक वाकया हुआ कि मैं डॉलर एक्सचेंज करवाने गया। और मैं आपको पॉइंट आउट कर सकता हूं जिन एक्सचेंजेस पे मैं गया। मतलब लिबर्टी चौक से पेस के दरमियान में लेफ्ट पे चार एक्सचेंजेस हैं, मैं उन चारों के पास गया। और इवेंचुअली फिर ऑपोजिट सड़क के जो प्लाजा है उसमें जो एक्सचेंज है वहां से मैंने करवाए। सो पांच बनती हैं ये टोटल। और उन्होंने मुझे रेट दिया। कोई दे रहा था 204 और कोई दे रहा था 205। जबकि मैं जब गूगल पे देख रहा था तो उस पे लिखा लिखा आ रहा था 210। और मेरा ये ख्याल है कि जो गूगल दिखाता है वो इंटरबैंक रेट है, तो ओपन मार्केट रेट को उससे ज्यादा होना चाहिए। जब मैंने उनके साथ ये बहस की तो उन्होंने मुझे कहा कि जी 209 में आप हमसे ले लें। अच्छा, एक सवाल तो ये है कि अमूमन जो डिफरेंस होता है वो भी 2 रुपए का होता है बाइंग सेलिंग का, तो यहाँ पे 4 रुपए का था। दूसरा ये कि ओपन मार्केट इंटरबैंक से कम क्यों दे रही है। और तीसरा और आखिरी सवाल वो ये कि जब मेरे जैसे बंदे को ओपन मार्केट में कम रेट मिल रहा हो तो क्या मैं किसी बैंक से जाके अपने डॉलर एक्सचेंज करवा सकता हूँ। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको जब आप बोल रहे थे ना, मैंने एक्चुअली तभी इनकी रेट शीट खोली है, पाकिस्तान फॉरेक्स एसोसिएशन की। और उसमें आपने कहा है परसों तो 15 अगस्त बनता है, उसमें मैंने इनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेट्स चेक किए हैं तो वो 208 बता रहे थे। अब ये वेरी करता है फ्रॉम सिटी टू सिटी, फ्रॉम वन एक्सचेंज टू अनदर, क्योंकि ये कंपेटिटिव मार्केट है। और इसमें रेट्स को वो रेगुलेट नहीं किया जाता इतना ज्यादा, कुछ हद तक। बट तो 208 से 207 कहीं पे मिल सकता है आपको, कहीं पे। मैं बाइंग रेट की बात कर रहा हूँ, यानी कि जिस रेट पे वो आपसे डॉलर खरीदेंगे। तो वो तो 208 उन्होंने ओपनिंग रेट डिक्लेयर किया और 208 उन्होंने क्लोजिंग रेट उस दिन डिक्लेयर किया। ठीक है, अगर आप गए हैं मार्केट और आपका तजुर्बा रहा है कि 207 में कोई दे रहा है और कोई 206.8 में दे रहा है, तो इतनी वेरिएशन तो फिर भी आ जाती है, स्पेशली इंट्रा डे, सिटी टू सिटी और इंट्रा डे। लेकिन जो आप बता रहे हैं 205, वो काफी ज्यादा है। तो अब ये क्या हो रहा है कि वाई इज द, अब यहाँ पे दो सवाल हैं कि एक तो कि रेट इतना कम क्यों मिल रहा है आपको व्हेन यू गो टू सेल डॉलर्स, एंड नंबर टू के स्प्रेड इतना ज्यादा क्यों आ रहा है बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग रेट, क्योंकि नॉर्मली भी ये 1-2 रुपए में होना चाहिए। एंड नंबर थ्री के ये इंटरबैंक के साथ इतना क्यों, इतनी ज्यादा क्यों वेरिएशन है। तो अली इधर, अब इसका एक तो लंबा जवाब है सवाल का, और दूसरा इसका एक बहुत छोटा सा आंसर। आप बताएं कि आपको लंबा सवाल, लंबा जवाब चाहिए या छोटा। आप लंबा जवाब दें। लंबा जवाब देखें, वो देने के लिए ना एक चीज समझनी बड़ी जरूरी है कि ये एक जो ओपन मार्केट है पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट की, ये ऑपरेट कैसे करती है। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसको जब खोल के अंदर से देखें तो बड़ी कोई ऐसी चीजें नजर आती हैं जो आम लोगों को पता नहीं होती। तो किसी भी मार्केट का आप कभी भी जायजा ले रहे हो, तो हमेशा शुरू करें कि उस मार्केट में जो भी चीज बिक रही है और ट्रेड हो रही है, उसका सप्लाई कहाँ से आ रहा है, नंबर वन। और नंबर टू, उस मार्केट की डिमांड कहाँ से आ रही है। वहां से आप शुरू करें तो फिर आपको आगे समझ आनी शुरू होगी कि ये मार्केट इस तरह क्यों बिहेव करती है। अब ओपन मार्केट जो है, हम इंटरबैंक की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं जहां आप गए थे। जो मनी चेंजर्स होते हैं, जिन्होंने कियोस्क अपने एयरपोर्ट्स पे भी लगाए हुए होते हैं और तमाम उनके शहरों में दुकानें नजर आ रही होती हैं। तो इनका सप्लाई कहाँ से आता है। ठीक है, ये एक्सपोर्ट्स में नहीं डील करते, रेमिटेंसेस में तो कुछ हद तक करते हैं, जिनके पास रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड वो है इंटरनेशनल मनी चेंजिंग की फ्रेंचाइजेस। और बाय एंड लार्ज इनकी जो सप्लाई है डॉलर्स की, वो आती है फ्रॉम ईदर फ्रॉम ट्रैवलर्स कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। तो आपके रिश्तेदार अगर कोई आपको मिलने आ रहे हैं किसी बाहर के मुल्क से, उनकी जेब में जो पैसे हैं वो एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, कस्टम्स क्लियर करने के बाद बाहर आएंगे, और अराइवल्स लाउंज में जो उनके
एक्सचेंज कंपनीज का कियोस्क लगा होता है, उधर जाएंगे और अपने कह देंगे यार मेरे कोई 100 पाउंड है जेब में, या 200 पाउंड है, इनके मुझे रुपए दे दें। और उन रुपयों के साथ फिर वो अपना गुजारा कर लेंगे वाइल दे आर हियर, मे बी शायद ज्यादा हो, 100 200 से ज्यादा हो, वट एवर। कुछ हद तक यहाँ से आते हैं उनके पास पैसे, कुछ हद तक उनके पास रेमिटेंसेस भी होती हैं, जो ईद के दिनों में खास तौर पे ज्यादा हो जाती हैं एंड व्हाट नॉट। एंड अब इनकी डिमांड यूजुअली, और बाय द वे अली, इनकी तादाद काफी हो जाती है। ये जो डॉलर्स इकट्ठे करते हैं, आई हैव सीन आउटलैंडिश एस्टिमेट्स, बिलियंस में चला जाता है ये एनुअली, जो पैसे बाहर से इस तरह से, या तो ट्रैवलर्स या इवन ये खेपिया स्टाइल बिजनेसमैन और वट एवर, जो लूज चेंज पाकिस्तान के अंदर आ रहा होता है, इट्स एक्चुअली कंसिडरेबल द अमाउंट। एंड डेली बेसिस पे इनकी जो खरीदारी है, इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम $10 million ऑन अ नेशन वाइड। आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल टर्नओवर। डिफरेंट फिगर्स मिलते हैं आपको व्हेन टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। सप्लाई तो आपकी यहां से आ रही है, डिमांड कहां से आती है? अब अगेन इम्पोर्टर जो है वो तो जाके इनसे नहीं खरीदता, अनलेस वो ब्लैक मार्केट में खरीद रहे हैं डॉलर्स, तो वो फिर जाके इनसे खरीदेगा। बट ब्लैक मार्केट को एक मिनट के लिए अगर हम परे कर दें, क्योंकि वो नॉर्मली एक स्मॉल हिस्सा होता है, हम वी टेंड टू थिंक कि पूरी मार्केट जो है वो माफियाज चला रहे हैं, ऐसे होता नहीं है यूजुअली। माफिया एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग होती है इसमें, लेकिन वो मार्जिन पे होती है। मेन जो कोर उस मार्केट का है वो सप्लाई एंड डिमांड पे चल रहा होता है, जो आपके रिटेल कस्टमर्स होते हैं। वो डिमांड इनकी आती है कि अगर आपने बाहर जाना है, किसी आप छुट्टियों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप कुछ डॉलर्स खरीदेंगे बिफोर गोइंग आउट, कैश में कैरी करने के लिए। आप अगर हज या उम्रा के लिए जा रहे हैं, वहां से बहुत डिमांड पैदा होती है इनकी ओपन करेंसी के लिए। कुछ ये जाके बैंक्स को बेचते हैं, तो दे आर ऑथराइज टू सेल डायरेक्टली टू बैंक्स, दैट बैंक्स कैन देन लेंड ऑन टू देयर क्लाइंट्स, जो उनके बिजनेस क्लाइंट्स होते हैं। और कुछ अगर कोई बाहर इलाज के लिए जा रहा है, अगर छुट्टियां नहीं है लेकिन इलाज के लिए जाना है, स्टूडेंट्स जब बाहर जाते हैं, तो हमेशा लेट अगस्त में आके एक सीजन आता है जहां पे एकदम से डिमांड पैदा होती है। सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ओपन मार्केट में जाके अपने लिए 2 2 3 3 4 4 5 5 हजार डॉलर कन्वर्ट करके बाहर ले जा रहे होते हैं। इस तरह की सोर्सेस से उनके पास डिमांड आती है। अब आप जरा एक चीज सोचें कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने आके अपने पैसे बेच तो दिए एक करेंसी एक्सचेंज को, उनके पास एट द एंड ऑफ द डे एक सर्टेन रकम इकट्ठी हो गई, लेट्स से $5,000, लेट्स जस्ट से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब वो करेगा क्या उस $5,000 के साथ? या तो वो कैश में रखेगा अपने पास अगले दिन इन द होप्स के शायद लोग आएंगे इसको खरीदने के लिए, या उसको बैंक में जमा करने होंगे। एंड एज पर स्टेट बैंक रेगुलेशंस दे हैव टू डिपॉजिट दैट मनी विद इन द बैंक विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, मेरे ख्याल में कोई 7 दिन का है। और दे हैव टू शो टू द स्टेट बैंक कि ये जो पैसे हमने इस बंदे से खरीदे थे, उसकी स्लिप और रिकॉर्ड वो रखते हैं, यही पैसे हमने आगे फलाने बंदे को बेच दिए। तो वो एट द एंड ऑफ द डे अपने अकाउंट्स करते हैं कि भाई इतने पैसे, इतने डॉलर्स हमने खरीदे, इतने डॉलर्स हमने बेचे, बाकी जो डॉलर्स हैं अब आपने वो बैंक में जमा करने हैं या वो अगले दिन बिक जाएंगे। बट एट द एंड ऑफ एवरी डे उनको क्लोजिंग दिखानी होती है कि ओवर द पास्ट 7 डेज हमारी इतना इनफ्लो रहा है, इतना आउटफ्लो रहा है। अब अब उनके लिए प्रॉब्लम ये पैदा होती है कि सपोज करें कि उनके पास सेलर्स ज्यादा आ गए हैं डॉलर्स के और बायर्स कम है, तो उनके यहाँ डॉलर्स एक्यूमुलेट होने शुरू होंगे, तो वो बैंक्स में जाएंगे, या बैंक्स में जाके या तो वो जमा कर सकते हैं। और इधर एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है कि लोकल फॉरेन करेंसी अकाउंट्स पाकिस्तान में आप सिर्फ चंद करेंसीज हैं जिनमें खोल सकते हैं। तो आप डॉलर अकाउंट खोल सकते हैं, आप पाउंड में अकाउंट खोल सकते हैं, आप यूरोज में अकाउंट खोल सकते हैं, आप येन में अकाउंट, जापानीज येन में अकाउंट खोल सकते हैं, और आप चाइनीज युआन का भी अकाउंट, मेरे ख्याल में अब रिटेल अकाउंट्स पे, आई एम नॉट श्योर रिटेल, बट आई थिंक बिजनेसेस को अब अलाउ कर दिया उन्होंने। तो ये 4 5 करेंसीज हैं। अब कोई बंदा अगर आ रहा है, और आते हैं लोग, मिसाल के तौर आप सऊदी रियाल या दिरहम में आई थिंक लोकल बैंक में जाके अकाउंट खोलने की कोशिश करें, नहीं होगा। तो जो उनके पास वो करेंसीज आती हैं इन 4 5 के अलावा, उनके साथ ये लोग क्या करेंगे? तो उसमें फिर उनके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि वो पैसे उन्होंने एक सील्ड बैग के अंदर बंद करने हैं। वो बैग जाता है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे FIA काउंटर एक है खास फॉरेन एक्सचेंज का, उधर वो बैग दिखाया जाता है, उसके साथ एक लेटर हेड के ऊपर बाकायदा फॉर्म के समेत इन एक्सचेंज कंपनीज
उसकी एक इनवॉइस होती है कि भाई ये डॉलर्स इतने हमने जो मार्केट से खरीदे हैं ये अब दुबई जा रहे हैं। वो बैग खोला जाता है, एफआईए का बंदा वहां गिन के सर्टिफाई करता है, साइन करता है उस फॉर्म पे, एफआईए का ठप्पा लगाता है उसके ऊपर, और वो बैग दोबारा से सील होता है, उसके ऊपर एफआईए की सील लगती है, और वो सील्ड बैग बंदा जो है वो एयरपोर्ट जहाज पे लेके चढ़ता है और दुबई लेके जाता है। दुबई में लैंड करने के बाद उसने डिक्लेयर करने होते हैं वहां की अथॉरिटीज को कि इतने डॉलर पैसे मैं कैश में लेके आ रहा हूं। ये उसके चैनल्स हैं, वो बैग दिखाया जाता है, उसकी सील इंस्पेक्ट होती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन इंस्पेक्ट होती है, और वो पैसे फिर अंदर दुबई में एंटर करते हैं। अब यहाँ पे स्टेट बैंक को रिपोर्ट मिल जाती है कि फलाने एक्सचेंज कंपनी ने इतने रकम रियाल्स में, दिरहम्स में, नॉर्वीजियन करेंसी में, रशियन रूबल्स में, मैक्सिकन करेंसी, मैक्सिकन पीसो में, इन इन सारे मुल्कों से आ रही होती है रकम यहाँ पे। ये जो है ये दुबई लेके गया है ये बंदा, और उसके सर्टेन नंबर ऑफ डेज के बाद यहाँ के एक्सचेंज कंपनी ने स्टेट बैंक को दिखाना है कि ये पैसे दुबई में बैंक अकाउंट में जमा हो गए हैं। ये फिर उसकी वहां वहां जाके वो कन्वर्ट किए जाते हैं इनटू डॉलर्स। दे आर देन डिपॉजिटेड इन अ बैंक, और उनको फिर यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ डेज मिलते हैं कि उतने दिनों के अंदर अंदर आपने उसी एक्सचेंज के कॉरस्पॉन्डिंग डॉलर्स जो है वो अब आप बैंकिंग चैनल के थ्रू वापस पाकिस्तान में लेके आएंगे। So literally that currency goes out of the country and comes back into the country. Goes out in the form of cash, comes back in the form of inward dollar remittance or an inflow via banking channels. अब अगर किसी वक्त इनके पास ये सिचुएशन आए कि डॉलर ज्यादा है और खरीदने वाले कम है उसको, तो दे कैन ईदर जस्ट डिपॉजिट द मनी इन देयर अकाउंट और दे कैन सेल इट टू अ बैंक। लेकिन अगर बैंक्स भी नहीं उनसे खरीद रहे और वो डॉलर्स उनके पास एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, तो अब डॉलर बैलेंसेस उनके बढ़ने शुरू हो गए हैं, उसके बीच में आप जैसा क्लाइंट आए और कहे मैंने आपको मजीद डॉलर्स बेचने हैं, तो वो खरीदने से फिर या तो इनकार करेंगे या आपको रेट इतना कम देंगे कि इस उम्मीद में या इस होप में कि शायद ये बंदा ही भाग जाए, कह देंगे यार हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डॉलर्स एक्यूमुलेट हो गए, मजीद हम खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप चाहें तो हमसे खरीद लें 209 में। तो एक्सचेंज कंपनीज का पिछले दिनों में मौजू ये रहा है कि बैंक्स उनसे पैसे डॉलर्स खरीद नहीं रहे थे। बेसिक वजह ये है। नंबर टू, के लोगों ने महंगाई की वजह से अपना फॉरेन ट्रैवल जो है वो कम कर दिया। हज सीजन नहीं है, नंबर वन। उम्रे के लिए जो लोग जाते हैं वो भी कम जा रहे हैं, तो वहां से डिमांड कम हुई है। स्टूडेंट्स का बाहर जाना अभी शुरू नहीं हुआ, वहां से डिमांड अभी पैदा नहीं हुई। फॉरेन ट्रैवलर्स इतने ज्यादा बाहर जा नहीं रहे आजकल, तो एज अ रिजल्ट उनकी यहाँ डिमांड कम आ रही है डॉलर्स के लिए, और जो उनके पास सप्लाई है वो एक्यूमुलेट कर रहा है। And the banks are not buying from them. Now the question was, why are the banks not buying from them? क्योंकि बैंक्स तो अभी चंद रोज पहले ही शोर मचा रहे थे कि डॉलर्स की बहुत कमी है। अब बैंक्स के से जब पूछे तो वो कहते हैं कि यार अब डॉलर उनको गिरता हुआ नजर आ रहा है वर्सेस द रुपी, तो उनके पास अब चॉइस है कि आज उनके पास मनी चेंजर आए कि यार ये 210 में मैं आपको डॉलर बेचने आया हूँ, वो 210 में वो डॉलर खरीद ले, और आगे जाके कल के दिन या परसों के दिन वो गिर के 208 पे आ गया हो अगर, या अगर 220 में खरीद ले और अगर अगले दिन वो 216 पे आ गया हो, तो डॉलर का वो बैंक का तो नुकसान हो जाएगा। तो ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड व्हेन द डॉलर इज falling versus the rupee, the banks become reluctant to buy. They want to wait until it has bottomed out, कि जब उनको पता चल जाए कि यार जितना इसने गिरना था ये गिर गया, अब आप जाके खरीद लें। नंबर वन। नंबर टू, उनके यहाँ भी अब इतनी अर्जेंसी नहीं है, क्योंकि जो मेजर, जैसे हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, जो मेजर जितनी एलसीज थी वो क्लियर हो चुकी हैं जुलाई से, एंड डिमांड इतनी ज्यादा आ नहीं रही है, इम्पोर्ट्स गिर रहे हैं, इम्पोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हुई हैं। तो डॉलर्स अब बैंक्स के पास भी उनका सप्लाई जो है काफी है, एक्सचेंज कंपनीज के सप्लाई के पास भी सप्लाई जो है इट एक्सीड्स द डिमांड। एज अ रिजल्ट द डॉलर इज फॉलिंग and fewer people are willing to buy the dollar in a time period when it's falling. उस ही मौके के दौरान आप पहुंचे हैं at the exchange company with a wad of dollars saying कि ये मैं बेचना चाह रहा हूँ, which is why they were reluctant. और अब वो रिलक्टेंस अपनी इस तरह से जाहिर कर रहे हैं कि आपको रेट वो कम दे रहे हैं इस उम्मीद से कि शायद आप भाग जाएं, या अगर आप ले भी ले तो ठीक है, 205 इज अ सेफ रेट
उस दिन अगर 208 वो कोट कर रहे थे, वो 205 में खरीद लें तो उनका इतना लॉस नहीं होगा। देर 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 सिक्योरिंग देमसेल्व्स कि अगर कल और गिर जाए ये डॉलर। तो अनटिल द सिचुएशन रिवर्सेस नाउ, जो हो चुकी है, बिकॉज अभी आज या कल से दोबारा से चढ़ना शुरू हो गया रेट, कोई 208 से अब कोई 200, अगर मैं आपको आज का बता दूं जिस दिन ये रिकॉर्डिंग हो रही है 17 तारीख को, तो ओपनिंग रेट जो है वो 212, 12.5 फॉरेक्स मार्केट। अब वो मैं ओपन मार्केट की बात कर रहा हूँ। बाइंग रेट अगर आज आप बेचने जाएं तो एज पर देयर ओन ओपनिंग रेट जो उन्होंने एडवर्टाइज किया है वो 212, 12.5 की है। ऑफ कोर्स शायद आपको डिफरेंट रेट मिले जब आप जाएं वहां पे। कल उनका जो क्लोजिंग रेट था बाइंग के लिए वो 210 था। तो ₹2.5 मजीद अब चढ़ा है, तो अब वो बॉटमिंग आउट हो गई है। नाउ द मार्केट विल स्टार्ट रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल, और जो एडवर्टाइज रेट है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। बेसिकली एक अनयूजुअल सिचुएशन थी। वी हैड अ वेरी शार्प रिवर्सल इन द प्राइस ऑफ, ये जुलाई और अगस्त के कुछ महीनों में डॉलर में बहुत मेजर फ्लक्चुएशन आई है। इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन मैंने तो कम ही देखी है कि 245 को टच करके वो 210 पे आके गिरे इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू वीक्स। इतनी मेजर मूवमेंट बहुत कम देखी है मैंने। इसके दौरान मार्केट प्लेयर्स विल बिहेव डिफरेंटली। जब डॉलर चढ़ रहा होगा तो दे विल वांट के पीपल विल वांट टू होल्ड ऑन टू देयर डॉलर्स। जब डॉलर गिर रहा होगा पीपल विल वांट टू ऑफलोड इट। जब आप डॉलर गिर रहा होगा यू विल फाइंड फ्यू एंड फ्यू बायर्स फॉर इट, एंड एज अ रिजल्ट द रियल प्राइस दैट यू गेट फॉर इट विल फॉल एज पीपल यानी कि ट्राई सिर्फ टू हेज। चढ़ते सूरज को सलाम नहीं है, चढ़ते डॉलर को भी सलाम है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेल पुट, वेल पुट। उसी तरह है बेसिकली ये सीन। दूसरा बट सवाल मेरा ये है, जी, हाँ जी प्लीज। नहीं, मैं कह रहा था अब कुछ लग रहा है जैसे कुछ नॉर्मेलिटी रिटर्न हो रही है मार्केट में, बिकॉज इट हैज बॉटम्ड आउट। जिस लेवल पे उसने आके अगर 208 क्लोजिंग था फॉर बाइंग रेट, अब कोई वो 210 पे गया वहां से, और अब 212.5 पे अगर वो कोट कर रहे हैं अभी, तो दिस शोज कि जो डाउनवर्ड ट्रेंड था वो बॉटम आउट होके वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। नाउ यू विल फाइंड सडनली गुड बायर्स फॉर इट। आई होप आपने बेचे नहीं अपने डॉलर्स, आपने होल्ड कर लिया, नहीं नहीं, बिकॉज मैंने दैट वाज बेच नॉट अ दिए, गुड थिंग। मुझे पैसे चाहिए थे। अच्छा चले। आप आई डाउट कि आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कोई नहीं। ट्रांजैक्शन की होगी। तो एक और चीज जो मैं रिटेल क्लाइंट्स को समझा दूं, बिकॉज लोग बहुत इस चीज में परेशान होते हैं, और मुझे भी इसकी कॉल्स आती हैं अपने जानने वालों से ही, कि डॉलर कब करेगा, हमने कुछ बेचने हैं। मैं एंड ऑफ द डे उनसे पूछता हूँ यार, या खरीदने हैं, बाहर जाना है, मैं पूछता हूँ यार, 2-2 रुपए के ऊपर आप परेशान हो रहे हैं एक्सचेंज रेट पे, आप कितने डॉलर्स खरीदना चाह रहे हैं, कितने बेचना चाह रहे हैं? जवाब आता है यार 1,000, 2,000, 3,000। हम लाइक यार, ये 2-2 रुपए की जो फ्लक्चुएशंस हैं इनसे आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर 2-2, 3-3 रुपए की, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप 1,000 रुपए ज्यादा पे कर रहे हैं तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी यार। आप कोई लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और अगर आपका 1,000 रुपए ऊंच नीच हो गया, कोई कयामत नहीं है। आप इस पे इतनी टेंशन ना लें। ये टेंशन लेने वाली बात है उन लोगों के लिए जो या तो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ डॉलर्स में डील कर रहे होते हैं। टेंशन उनकी होती है इसमें, और जो शोर शराबा मच रहा होता है मीडिया में ये उन लोगों से आ रहा होता है। रिटेल कस्टमर्स जिनके 3, 4, 5, 6 हज़ार डॉलर लेना है, इतनी ज्यादा आप ना फिक्र करें। ये जो माइन्यूट एक्सचेंज रेट की मूवमेंट्स होती हैं, इट डजंट मैटर मच। लेकिन एक दिन हमारा भी आएगा, हम भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में डील किया करेंगे। आ, इंशाल्लाह। दूसरा सवाल ये है कि पेट्रोल ने नीचे आना था, मतलब पूरी दुनिया में सस्ता हो रहा है, यहाँ पे महंगा हो गया। वो जाहिर है, आपने एक तो लेवी का जिक्र किया था जो हमने वादा किया हुआ है आईएमएफ या से, क्या इसका ताल्लुक उससे है या किसी और चीज से है? क्योंकि मिफ्ता साहब ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि मेरी तो जिम्मेदारी नहीं, ओगरा का काम है, वो प्रपोज करता है वहीं से सेट हो जाता है, मैं तो इसमें ना 3 में हूं ना 30 में। आई थिंक वो तो सही कह रहे हैं। एंड आई थिंक जहां पे, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का फैसला है, ठीक है ना, वो तो वो अपने आप को भी थोड़ा सा कहना चाह रहे हैं कि भैया मेरे ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं, मेरा फैसला नहीं होता। ओगरा से समरी आती है, कैलकुलेशंस होती हैं, शहबाज साहब को जाती है, वो साइन करते हैं और वहां से वो नोटिफाई होती है चीज। मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं आप लोग? um, आप सही कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में तो प्राइस गिरी है जिस पीरियड में ये कैलकुलेशन की जा रही है। इनका ये कहना है कि ये डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है प्राइस में। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी छोटी सी कहानी है।
छोटी सी, लेकिन जिसका इम्पैक्ट जो है वो मीनिंगफुल है इसमें। और वो ये है कि जो जुलाई में जो प्राइस हाइक्स थी, खासतौर पे लास्ट वाली जो जो जुलाई 31 में थी, उसका पूरा, उसमें एक्सचेंज रेट का पूरा इम्पैक्ट इन लोगों ने पास थ्रू नहीं किया था। तब कोई तकरीबन 11 रुपए जो थे वो रह गए थे। और तब उन्होंने उनको, और उसके लिए उन्होंने एक छोटी सी गिमिक यूज की थी कि नॉर्मली वो क्लोजिंग प्राइस यूज करते हैं कि एट द एंड ऑफ द पीरियड, कि अगर डॉलर का ये एक्सचेंज रेट चल रहा है आज मार्केट में, तो उसी एक्सचेंज रेट पे हम कैलकुलेट कर देते हैं इंपोर्ट पैरिटी प्राइस, एंड देन जो जो कॉस्ट ऑफ लैंडेड लैंडेड प्राइस है ऑफ प्रोडक्ट। और उसके मुताबिक फिर इंपोर्ट पैरिटी प्राइस कैलकुलेट करके उसके ऊपर आईएफएम और अपनी डीलर्स मार्जिन्स और ये जो होते हैं हमारे पीडीएल और सेल्स टैक्स, उसको लगा के हम रिटेल प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड ऑफ जुलाई में उन्होंने एक्सचेंज रेट मूवमेंट से थोड़ा सा बचने के लिए और बहुत ज्यादा प्राइस इंपैक्ट पास थ्रू करने से बचने के लिए एक छोटी सी इसमें गिमिक प्ले कर दी। उन्होंने कहा बजाय इसके कि पीरियड एंड प्राइस हम यूज करें, हम पिछले 2 हफ्ते की डेली प्राइस लेके उसकी एवरेज निकाल लेते हैं। और वो एवरेज जो थी उसकी वजह से थोड़ा सा एक्सचेंज रेट कम हो गया। एंड एज अ रिजल्ट जो उन्होंने प्राइस पास थ्रू की थी, उसमें 11 रुपए जो थे वो रह गए थे। तो अभी कुछ हद तक उसकी करेक्शन एक आ रही है। नंबर टू, जो रुपए की डिवैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट था ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड एज अ रिजल्ट ये जो अभी जो 6 रुपए की प्राइस नोटिफाई किया, प्राइस इंक्रीज जो नोटिफाई की गई है, वो इतना ज्यादा ऑयल इंटरनेशनल मार्केट डिटर्मिन नहीं है, वो एक्सचेंज रेट डिटर्मिन एक फैक्टर है। एंड एज अ रिजल्ट अब गवर्नमेंट तनकीद का निशाना बन रही है, जो हमेशा बनती है, हर गवर्नमेंट बनती है जब भी पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज की जाती है। अब यहाँ अफसोस की बात यह है कि अभी भी मजीद और कोई मेरे ख्याल में 5 रुपए और रह गया है इम्पैक्ट, जो इन्होंने नहीं पास थ्रू किया, जो उनको करना होगा एट सम पॉइंट। क्योंकि उन्होंने लिटरली तब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये बता दिया था कि भैया फिलहाल के लिए ये वाली प्राइस लेके आगे अपना काम चला दो, आगे जाके आपको हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे किसी तरह से। उसमें से पार्शली उनको सॉर्ट आउट कर दिया है और पार्शली अभी तक नहीं कर पाए। तो अभी आई थिंक इसका एक राउंड टू इम्कानात हैं कि एक राउंड टू इस चीज का हो सकता है, बिकॉज अगली जो प्राइस इंक्रीज आएगी उसमें नॉट ओनली पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का 100% इंक्रीज है, 10 रुपए का, but a residual 5 rupee impact from exchange rate related factors will may also have to be reflected. So uh, I think Mifta Saab may have to feel or at least suffer a round two of what he is going through these days. We'll wait to see. I think इस गवर्नमेंट पे अभी सबकी बहुत स्ट्रांग ये दुआ है कि बस इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस गिरती रहे, जो इतनी ज्यादा गिर नहीं रही जितनी जितनी उम्मीद थी, जितनी एक्सपेक्टेशन थी। आई थिंक लास्ट मैंने देखा था 93 पे होवर कर रही थी ब्रेंट की जो प्राइस है। लेट्स सी, अगर वहां पे कोई बहुत मेजर किस्म की डिक्लाइन आ जाए तो हो सकता है इनको जगह, इनको स्पेस मिल जाएगी टू एस्केप दैट 5 रुपी थिंग, बट अदरवाइज राउंड टू। अच्छा, इस ये जो मेरा तीसरा सवाल है, ये इस वक्त पेट्रोल के बाद सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और वो है नैनो लोनिंग एप्स, नैनो लोन एप्स। या और ये एप्स हैं जो कि छोटे छोटे कर्जे देती हैं, और गरीब आदमी जो है वो फाइन प्रिंट शायद पढ़ नहीं सकता, उसको एग्जैक्टली अंदाजा नहीं होता कि वो उस पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, और बहुत ही नॉमिनल से पैसे, 40-40 हजार के पीछे वो दे एंड अप पेइंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स। या और इस पे मैं वही कहना चाहूंगा, मैं अपने आप को, मेरा ख्याल है कि मैं काफी अंग्रेजी समझ लेता हूं, लेकिन मैंने जब एक रिनाउंड बैंक से 2019 में गाड़ी लोन करवाई, तो मैं भी कई चीजें मिस कर गया, जो कि मुझे बाद में जब इंस्टॉलमेंट शुरू हुई तो पता लगा। यहाँ पर अमूमी तौर पर जिस तरह के लोग हैं जो बहुत ज्यादा अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते, बहुत ज्यादा कागजात में से नहीं गुजर सकते, ये इस तरह के मसाइल को डील करने का क्या तरीका है ये, और शुक्र है इस पे अब प्रॉफिट ने एक आर्टिकल कर दिया बहुत डिटेल्ड। नहीं, ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को रेगुलेट करना और इसके ऊपर बहुत स्ट्रांग नजर रखना बहुत जरूरी है।
what will have to happen here is कि जो हमारी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है और स्टेट बैंक, इन दोनों को अपनी रेगुलेशंस जो हैं नैनो लेंडिंग के लिए उनको स्ट्रेंथन करना होगा। मैं हर शख्स को अभी इंकरेज करूंगा कि हमारा ये वाला आर्टिकल जरूर पढ़े नैनो लेंडिंग पे जो है। सोशल मीडिया पे इसके ऊपर बहुत जोर से शोर मच रहा है, लेकिन हमने जो इसमें डीप डाइव ली है, और हम लोगों ने ये नहीं कोशिश की कि जाके गंदा करें एक पार्टी को या दूसरी को। हमने बाकायदा सबसे वर्जन्स लेके उनका भी मौजू सुन के सब कुछ रीडर के सामने रखा है। अम, यहाँ पे एक दो चीजें जो मुझे नजर आई हैं। नंबर वन, के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से जब हम लोगों ने की डेटा मांगा, जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे फोन करके मिसाल के तौर के पाकिस्तान में कितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं आपके पास, वो डेटा रिलीज करने से शर्मा रहे थे एसईसीपी वाले। हालांकि उस कंप्लेंट्स का वो जिक्र करने में बड़े वो फोर्थकमिंग थे कि वो कह रहे हैं कि भाई कंप्लेंट्स जो हमारे पास आ रही हैं वो कम होती चली जा रही हैं मंथ बाय मंथ। तो हमने उनसे पूछ लिया सिंपल क्वेश्चन, उसका फॉलो अप क्वेश्चन, कि भाई आप हमें मंथ बाय मंथ ब्रेकडाउन दे दें कितनी कंप्लेंट्स आपके पास आ रही हैं। वो नहीं दे रहे। अब दे शुड दे शुड मेक दिस क्लियर, नंबर वन। नंबर टू, कितनी स्ट्रॉन्ग एक्शन की जा रही है, बिकॉज सम ऑफ द थिंग्स जो हम लोग सुन रहे हैं आर वेरी हेनस प्रैक्टिसेस। कि किसी शख्स ने लोन लिया इन लोगों से, तो लोन लेते वक्त जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो ऐप आपकी तमाम इंफॉर्मेशन फोन से निकाल के उनके सर्वर पे भेज देती है, इंक्लूडिंग आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने लोग हैं और आपके कॉल रिकॉर्ड्स जितने हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन उनके सर्वर पे चली जाती है। जब उनको जरूरत पड़े तो आपके ही कॉल रिकॉर्ड्स देख के, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट देख के उन लोगों को फोन करना शुरू कर देते हैं, उनके कॉल सेंटर के लोग, और चीखना शुरू कर देते हैं कि ये वाला जो शख्स है उसने लोन लिया था और आपको एज अ गारंटर दिया था, एंड अब वो पैसे वापस नहीं दे रहा। और धमकियां देना शुरू कर देते हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में उन लोगों को जिनको शायद आप जानते भी ना हो। मिसाल के तौर, आपने कोई पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा डिलीवरी राइडर ने आने से पहले आपको फोन करके आपके घर का रास्ता पूछा और आके आपको पिज्जा डिलीवर करके वो चला गया, और उसने अगर 2 हफ्ते बाद उनसे लोन लिया और वो लोन बैड अगर हो गया, तो आपको कॉल आ जाएगी कि यार ये जो बंदा है, और आपको पता चलेगा यार ये बंदा तो वो डिलीवरी बॉय था जिसने मेरे घर पिज्जा दिया है, मेरा उससे क्या ताल्लुक है। और तो इस किस्म की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको खत्म करना, उनको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। दिस इज एक्सटॉर्शनेट लेंडिंग ऑलमोस्ट। नंबर टू, कि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस वो लोग कितनी क्लियरली बता रहे हैं। आपको इसका एक मैं एग्जांपल दे दूं, जब हम लोग इन नैनो लेंडर से बात करते हैं, वो कहते हैं भाई हमारा तो इंटरेस्ट रेट इज द सेम एज अ क्रेडिट कार्ड, हम तो 20% 22% पे देते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड तो 25% या 30% या जो भी है उस रेट पे चल रहा होता है, तो हमारे तो सिमिलर है। एक चीज जो आपको नहीं बताते कि उनका तो 20% फॉर 3 मंथ्स है, क्रेडिट कार्ड का जो 30% होता है वो तो एनुअल है। तो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सी द टाइम पीरियड फॉर विच इट इज एप्लीकेबल। अगर वो एनुअल है तो फिर आप उस रेट को बाय 12 डिवाइड करें और फिर आपको पर मंथ इंटरेस्ट रेट पता चलेगा। तो अगर कोई कह रहा है मैं आपको 20% पे लोन दे रहा हूं ओवर 3 मंथ्स, तो वो तो कोई 6.8 या 6.7% पर मंथ पे आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है, या आप उसको टाइम्स 4 मल्टीप्लाई करें टू गेट द एनुअल इक्विवेलेंट। 20% फॉर 3 मंथ्स मीन्स 80% पर ईयर इंटरेस्ट रेट। तो उसको आप क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, जो अगर 30-35%, जो भी बहुत हाई है, लेकिन ठीक है वो बंदे की खुद चॉइस होती है, आपने लेना है ले, नहीं लेना मत ले, इसमें भी होता है, लेकिन नेवरदलेस बहुत हाई है वो। लेकिन वो तो 30-35 पर ईयर है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लियर करना एट द वेरी आउटसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे हैव टू टेल यू, इट्स इनकम्बेंट ऑन दैट, कि ये जो लोन आप ले रहे हैं ये इस पे इंटरेस्ट रेट लगेगा, ये इस पे फीस लगेंगी। बाय द टाइम यू आर डन पेइंग, उसकी एक टर्म शीट बनती है पूरी। बिफोर टेकिंग द लोन दे शुड शो यू द टर्म शीट कि आप इतने पैसे ले रहे हैं, ये इस पे मंथ बाय मंथ डिडक्शंस होंगी, इस तारीख पे आपको इतने 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 पैसे पे करने होंगे, एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड आपने टोटल जो वापस दिए होंगे पैसे उसका अमाउंट इतना बनेगा। If they are not showing you these term sheets and this data clearly, then they are engaging in malpractice, and
in misleading the public into taking loans that the public does not, that the taker does not, the borrower does not understand the terms of. And then उसके साथ साथ using extortionary tactics to make recoveries. आपके रिश्तेदारों को फोन करके उनको धमकियां देना शुरू कर दें, उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दें। तो इस प्रैक्टिस को काबू में करना एक तो एसईसीपी का डेफिनेटली काम है, नंबर 1। नंबर 2, स्टेट बैंक का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मुझे नहीं लग रहा फिलहाल कि ये दोनों इदारे अपना रोल उस तरह से अदा कर रहे हैं। नंबर 3, एसईसीपी ने हमें एक लिस्ट दे दी कि ये सारी नॉन रजिस्टर्ड एप्स हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, यानी कि उसको एसईसीपी खुद उनको इलीगल एप्लीकेशंस और इलीगल ऑपरेशंस कह रहे हैं कि ये इलीगल है इनको ऑपरेट करना पाकिस्तान में। हमने उनसे पूछा इनमें से कितनों को आपने रिपोर्ट किया है टू द पीटीए एंड टेल देम कि यार इन एप्स की एक्सेस बंद करें आप पाकिस्तान में। एक भी नहीं। ठीक है ना। उनसे जब हम ये पूछते हैं कि भाई व्हाट हैव यू डन टू टेक एक्शन अगेंस्ट दिस, वो कहते हैं वो तुझी पीटीए का काम है, वो तुझी उसका काम है। नहीं जनाब, ये आपका काम है। अगर पीटीए इसकी एक्सेस बंद करेगी, वो सिर्फ तब करेगी जब आप उनको ऑफिशियली लिख के बताएंगे कि ये वाली ऐप इलीगल बिजनेस चला रही है पाकिस्तान में और इसकी एक्सेस रोकी जाए पाकिस्तान में। इसके बहुत एग्जांपल्स हैं। पाकिस्तान में तमाम एप्स बंद की जाती हैं ओवर थिंग्स इससे कहीं मामूली चीजों पे। तो आई थिंक इधर बहुत जरूरी है कि SECP एंड द स्टेट बैंक नीड टू रियली अप देयर गेम एंड स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टार्ट मोर मस्कुलर रेगुलेशन एक्सरसाइज, मोर विगरस रेगुलेशन एक्सरसाइज टू इंश्योर कि जो रेगुलेटेड एप्स हैं दे आर ऑपरेटिंग एज पर बेस्ट प्रैक्टिसेस जो बाकी लेंडर्स के ऊपर अप्लाई करती हैं। जो अनरेगुलेटेड एप्स हैं, अगर उनको आप इलीगल डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उनको बंद करें भाई। उनके बारे में आप भेजें लेटर्स टू द पीटीए सेइंग कि इनको बंद किया जाए। यूट्यूब वीडियोस को तो ऐसे बंद किया जाता है ओवर सिली थिंग्स के इसमें जी फलानी खातून ने एक स्लीवलेस पहना हुआ है तो इसकी एक्सेस बंद कर दो पाकिस्तान में। उन चीजों पे तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट बंद हो जाती हैं चीजें। यहाँ पे इधर extortionary practices, illegal apps are continuing and you letting it operate and you letting it function and saying ये तो जी उसका काम है, ये उसका काम है। कमाल बात है यार। तो ये आई मैं वुड रियली भी जब अर्ज एवरीवन कि ये वाला आर्टिकल जरूर पढ़ें और इन नैनो लेंडिंग ऐप से डील करने से पहले आप उनसे टर्म शीट जरूर मांगें। उनसे क्या है, मुझे ये टर्म मैं भी शीट जब दिखाओ। गाड़ी जी ले रहा था तो उस वक्त मेरे पास ऑप्शन थी कुछ प्राइवेट लेंडिंग कंपनीज की, क्योंकि वो स्क्रूटनाइज भी बहुत कम करते हैं गाड़ी देने से पहले कंपेयर टू बैंक्स, और इंटरेस्ट रेट भी उनका थोड़ा सा वो बता तो कम रहे थे। अब आई डिडंट रीड द फाइन प्रिंट, लेकिन मेरे जहन में जो पहला ख्याल आया वो ये था कि अगर कभी इंस्टॉलमेंट लेट हो गई तो शायद बैंक तो 2-3 महीने मेरे साथ तमीज से पेश आए, इनका कोई अंदाजा नहीं कि ये क्या करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बाय द वे बैंक्स के साथ ऑटो लोन्स लेते वक्त मेरा भी एक एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत बैंक्स के जो लड़के आते हैं ना, जो आपसे वो सिग्नेचर्स कर रहे होते हैं एंड एवरीथिंग, आप तो उस लड़के से डील कर रहे हैं। कस्टमर का तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो होता है। वो बहुत रिलक्टेंट होते हैं टू शो यू द टर्म शीट, और ये बड़ा जरूरी होता है। और वो फिर बहाने बनाते हैं, वो कहते हैं नहीं आप अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आप हम रिलीज करते हैं। ऐसे नहीं होता। टर्म शीट यू हैव टू शो इट अप फ्रंट एट द टाइम बिफोर साइनिंग एनीथिंग। आपने वो टर्म शीट जरूर देखनी है, और अगर आपको नहीं दिखा रहा कोई लड़का, उसको दफा कर दे वहां से। उससे कहें यार बेटा, या तो ये टर्म शीट आप मुझे ला के दिखाएं या आइंदा मुझे फोन करने की तकलीफ ना करें आप। और 6-6 बैंक्स को आप पहले मोबिलाइज करें एंड इंसिस्ट, बिकॉज आपने मेन चीज ये देखनी है कि मैं अगर इतने पैसे का लोन ले रहा हूं, किस स्केड्यूल के मुताबिक वो रीपेमेंट्स उस पे करूंगा, और एट द एंड ऑफ माय रीपेमेंट्स व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट आई वुड हैव गिवन बैक टू द बैंक। इनके दरमियान जब आप गैप देखेंगे तब जाके आपको सही पिक्चर नजर आएगी कि आप एग्जैक्टली किस चीज के लिए साइन ऑन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच खुरम साहब। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे, उस वक्त की अपडेट्स लेंगे। और तमाम व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि हमें देखा इतनी देर। अपने सवालात भेजते रहिए, हम उनको ज़रूर शामिल करेंगे। और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। अगले हफ्ते होती है मुलाकात। खुदा हाफिज।